आइए हम इससे पहले कि आपको पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, आतंक विकार या दहशत या घबराहट की खराबी के बारे में डिटेल से, तफसील से या विस्तार पूर्वक बताएं। हम आपको आज एक कहानी सुनाना चाहते हैं। अब आप परेशान होंगे कि कहानी से इस मर्ज का, इस रोग का क्या रिश्ता। यह सोच आप में ही नहीं, हर एक इंसान के अंदर ये सोच उपजनी चाहिए, ये सोच आनी चाहिए। लेकिन इस कहानी का ताल्लुक इस बीमारी से है, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये कहानी आपके सामने पेश कर। तो चलिए वक्त को बर्बाद किए बगैर हम आपको लिए चलते हैं साइकोलॉजी की उस दुनिया में, नफ्सियात की दुनिया में या मनोविज्ञान की उस दुनिया में जहाँ ज़िंदगी में सज़ा भी है और मज़ा। अब मैं कहानी की शुरुआत कर रहा हूँ। कहानी एक लड़की की है जिसका नाम सबा है। यह काल्पनिक नाम है, हाइपोथेटिकल है और फर्जी है। हकीकत से इसका कुछ भी लेना देना नहीं। तो मैं बता रहा था, सबा एक दफ्तर में काम करती है। उसकी उम्र 20 साल पूरी हो चुकी है और कोई 2 दिनों के बाद वो अपनी 21वीं सालगिरह मनाने जा रही है। इत्तेफाक कि जब वो ऑफिस में अपने क्लाइंट को या जो ज़रूरतमंद उसके सामने मौजूद है उसको वो डील कर रही होती है कि अचानक उसे पैनिक अटैक होता है। उसे घबराहट सी महसूस होती है, वो परेशान होती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसको उसकी ज़िंदगी का ये सबसे बुरा अनुभव है, सबसे बुरा तजुर्बा है। वो बेचैन सी होती है, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से घबराने लगता है, उसे पसीने से शराबोर हो जाती है, उसके सीने में तेज़ दर्द महसूस होता है और उसके पूरे जिस्म में एक कंपन, एक थरथराहट सी महसूस होने लगती है। उसे महसूस होने लगता है जैसे उसका दम घुट रहा है और उसे हार्ट अटैक होने ही वाला है। कोई 20 मिनट के अंदर में उसकी अब मौत हो जाए। वो खुद को संभालती है और थरथराते कपकाते हुए कदमों के साथ वो धीरे धीरे चलते हुए अपने कार तक पहुंचती है। कार में बैठती है और किसी तरीके से वो अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। घर में दाखिल होते ही वो अपने आप को घर के अंदर में बंद कर लेती है और कोई 3 महीनों तक वो घर से बाहर नहीं निकलती। उस वक्त से के बाद से सबा को 3 बार पैनिक अटैक या घबराहट का दौरा पड़ता है। वो समझ नहीं पा रही कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है और कैसे हो रहा है। वो बिल्कुल अंदर से परेशान दिख रही होती है। अटैक के दौरान वो बिल्कुल घबरा जाती है, वो खौफज़दा हो जाती है, वो बिल्कुल भयभीत हो जाती है। उसके सीने में तेज़ दर्द शुरू होता है और फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसका सर चकराने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वो अब बेहोश होकर के गिर जाए। उसके पूरे शरीर में कपकपाहट सी होने लगती है, वो थरथराने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। हकीकत में कुछ भी नहीं है, सत्यता में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अंदर से परेशान दिख रही होती है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो अब पागल सी होती जा रही है, अब वो पागल हो जाएगी। वो सोचने लगती है कि अब शायद उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, अब वो मरने ही वाली है या कुछ ही मिनटों में अब उसकी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी कहानी। और ये कहानी नहीं बल्कि यह एक पेशेंट है जो पैनिक अटैक की शिकार है। आम जिंदगी में हम में से भी कुछ लोगों को अक्सर ऐसा महसूस होता है और वो परेशान होते हैं। वो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ जाते हैं और उसे अपना सिम्टम बताते हैं। डॉक्टर जब देखते हैं तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, आप ठीक हैं। लेकिन उसे यकीन नहीं आता। वो डॉक्टर, इस डॉक्टर, उस डॉक्टर के पास आते जाते रहते हैं और बिल्कुल ही परेशान दिखते हैं। बेसिकली ये पैनिक अटैक है, आतंक विकार है या घबराहट की बीमारी, या जिसे हम कहें कि दहशत। वो दहशत है जो एक नफ्सियाती मर्ज है, एक मनोवैज्ञानिक रोग है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका इंसान शिकार हो चुका होता है। अब हम आपको इस रोग से ग्रस्त होने के कुछ लक्षण
कुछ सिम्टम्स या कुछ अलामात की तरफ ले जाते हैं ताकि आप इन लक्षणों को खुद से देख सकें, खुद से समझ सकें। और अगरचे ऐसा आप महसूस करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो कि आपको हार्ट अटैक ही होने वाला है, बल्कि ये पैनिक अटैक भी हो सकता है। पैनिक अटैक के जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं, वो कोई एक नहीं अनेकों हैं। अब हम आपके सामने एक एक लक्षण को रखते जा रहे हैं, आपके सामने पेश करते जा रहे हैं ताकि आप उन लक्षणों पर नज़र रखें और आपको ये समझने में दिक्कत ना हो कि ये लक्षण बेसिकली पैनिक अटैक के लक्षण होते हैं। पहला लक्षण हार्ट पल्पिटेशन है, जिसे हम दिल की धड़कन भी कह सकते हैं। दूसरा लक्षण पाउंडिंग हार्ट बीट है, जिसे हम दिल का तेज धड़कना कहते हैं। पैनिक अटैक के एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस भी आते हैं, यानी कि पूरे जिस्म का सुन्न हो जाना या बिल्कुल स्थिर हो जाना। अगला लक्षण है चिल्स और हॉट फ्लैशेस, जिसे हम सर्दी लगना यानी बहुत कपकपाहट के साथ सर्दी लगना, ठंडक महसूस होना या शहवत अंगेज चमक यानी एक गर्म चमक महसूस होना भी इसके एक लक्षण में शामिल है। स्वेटनिंग यानी पसीने का आना, ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, कपकपाहट या घबराहट, सेंसेशंस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और स्मॉलिंग, जिसे हम ये कह सकते हैं कि सांस का धीमा पड़ जाना या धीरे धीरे सांस का चलना और गले में घुटन सी महसूस होना। फीलिंग ऑफ चोकिंग यानी घुटन का महसूस होना, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट यानी सीने में दर्द या बेचैनी महसूस करना, नोजिया और अपसेट स्टोमक, मतली जैसा महसूस होना और पेट की खराबी होना। फीलिंग ऑफ अनरियलिटी और बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम वनसेल्फ, अर्थात अवास्तविकता की भावना या अपने आप से अलग किए जाने का एहसास। फीलिंग ऑफ डिजी, अनस्टेडी, लाइट हेडेड और पेन, चक्कर लगना, अस्थिर होना या बेहोश हो जाना। फीलिंग ऑफ लूजिंग कंट्रोल और गोइंग क्रेजी, नियंत्रण खोना या पागल हो जाने जैसी हरकत का महसूस करना। और अंत में फियर ऑफ डाइंग, मरने का भय या ऐसा महसूस होना कि अब उसकी मौत होने ही वाली है या वो अब मर जाएगा। ये सारे वो लक्षण हैं, वो अलामात हैं या सिम्टम्स हैं जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आदमी पैनिक अटैक का शिकार हो चुका है या पैनिक अटैक का शिकार होने जा रहा है। अब एक सवाल है कि क्या पैनिक अटैक में ये सारे सिम्टम्स एक साथ उभर कर सामने आते हैं? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि सभी सिम्टम्स का एक साथ होना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनमें से कुछ सिम्टम्स दृष्टिगोचर होते हैं और कुछ सिम्टम्स सामने नहीं भी आते हैं। आम तरीके से ये माना जाता है कि अगर व्यक्ति में 4 या 4 से अधिक इस तरह के सिम्टम्स आज के हालात में सामने आते हैं तो ये मान लिया जाए कि वो पैनिक अटैक का शिकार हो चुका है और उसका निदान आवश्यक है, यानी उसका इलाज होना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक सवाल हमारे सामने है कि पैनिक अटैक कब और क्यों आता है। मनोवैज्ञानिकों की बात करें या उनकी हम माने तो आम तरीके से विशिष्ट परिस्थितियां इसका कारण बनती हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में आम तरीके से ये माना गया है कि नेचुरल डिसास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदा, इंसान के अंदर में एक बैग
चेंज लाता है, उनको एक सेटबैक देता है और इसकी वजह से इन सारे सिम्टम्स या इनमें से कुछ सिम्टम्स का आदमी के अंदर में आ जाना स्वाभाविक होता है और इसे हम पैनिक अटैक की संज्ञा दे सकते हैं। एक और बात सामने आती है कि पैनिक अटैक के शिकार आम तरीके से कौन होते हैं। इस संदर्भ में भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन है और मनोवैज्ञानिकों का मत है कि पैनिक अटैक के शिकार अधिकांशतः युवा वर्ग होते हैं। युवा वर्ग में भी उनकी उम्र जिनकी एज कम से कम 30 साल या उससे ऊपर होती जा रही है, उससे कम उम्र में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। एक और अध्ययन किया गया, उसमें यह पाया गया है कि महिलाएं या औरतें इस अटैक से ज़्यादा प्रभावित होती हैं बनिस्बत मर्दों के या पुरुषों के। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यह भी है कि 40% युवाएं पैनिक अटैक के शिकार उस वक्त हो जाते हैं जब वो विशिष्ट परिस्थिति से घिर जाते हैं, उनमें तनाव ज़बरदस्त आ चुका होता है और उनके अंदर में अनकॉन्शियस लेवल पे ही ये महसूस होने लगता है कि शायद वो इस हालात को जूझ नहीं पाएंगे, इस हालात को वो फेस नहीं कर पाएंगे और ये वजह बन जाती है कि अंदर ही अंदर उनके व्यक्तित्व में एक तरीके की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और वो पैनिक अटैक के शिकार हो जाते हैं। जब पेशेंट में यही पैनिक अटैक परसिस्ट करने लगता है, यानी बार बार ये लक्षण सामने आने लगते हैं, बार बार बेचैनी या परेशानी महसूस कर रहे होते हैं, तो इसी परसिस्टेंस को आगे चल के हम पैनिक डिसऑर्डर की संज्ञा देते हैं या इसे हम पैनिक डिसऑर्डर या घबराहट का विकार कह सकते हैं। पैनिक अटैक कुछ लोगों में समय समय के अंतराल में आता है, कुछ लोगों में रोज आता है, कुछ लोगों में हफ्ते में एक बार आता है और ये भी देखने को मिला है कि कुछ लोगों में अटैक होने के बाद 1 महीने तक कुछ नहीं होता और उसके बाद फिर उन्हें अटैक होता है और ये अटैक उन्हें बार बार होता है या कभी कभी 1 महीने में ही होकर वो रुक जाता है। लेकिन ये अवस्था या ये अटैक उन्हें साल भर भी हो सकता है या कभी कभी साल में 1 बार भी ऐसा हो सकता है अगर उनका इलाज न कराया जाए तो। जो लोग पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के शिकार हो चुके होते हैं, उनके मस्तिष्क में ये बात बार बार आती है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, वो अब मर जाएंगे या उनकी मौत बहुत नज़दीक है। यही वजह है कि वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं और इतना ही नहीं, डॉक्टर्स को बदल बदल के भी दिखाते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास, लेकिन इसका कोई ख़ास रिजल्ट सामने नहीं आता है। यह भी देखने में आता है कि पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक जिन्हें हो चुका होता है, वो अपने इस मर्ज को दूसरों को बताना नहीं चाहते। वो इतने शर्मीले होते हैं कि उन्हें ये महसूस होता है कि अगर जो वो किसी से कहेंगे तो या तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा या फिर इसका कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसे हालात में वो अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और फिर वो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं या हो सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक को लेकर कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज़ भी सामने आई हैं या मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी हुए हैं, जिसमें इस बात पे जोर डाला गया है कि 1.5% से लेकर 4% लोग अपने पूरे जीवन काल में कभी न कभी पैनिक अटैक के शिकार होते हैं। यह भी स्टडी सामने आई, जैसा हमने पहले भी बताया कि 30 से एबव यानी वैसे युवा जिनकी उम्र 30 से अधिक हो रही होती है, वो इसके शिकार बड़ी तेज़ी से और बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। और ये भी देखने को मिला है कि 92% लोग जो पैनिक डिसऑर्डर के शिकार होते हैं वो कम से कम 1 साल तक इस अटैक से जूझ रहे होते हैं। पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के संबंध में कई प्रकार के सिद्धांत या थ्योरीज भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर इसे देखने की
इसे समझने की कोशिश की गई है। पहली थ्योरी न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरीज के नाम से जानी जाती है। उसके बाद किनलिंग मॉडल है, सफोकेशन फॉल्स अलार्म थ्योरी है, जेनेटिक थ्योरीज हैं और अंत में कॉग्निटिव थ्योरीज या साइकोलॉजिकल थ्योरीज भी डेवलप किए गए हैं। साइकोलॉजिकल थ्योरीज के अंतर्गत कॉग्निटिव मॉडल और वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर इन डिजीज को समझा जा सकता है। अब हम पैनिक डिसऑर्डर के उपचार की बात करें, इसके इलाज की बात करें या इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो इस संदर्भ में हम बता देना चाहें कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिकल साइड से इसके इलाज संभव है, जो ड्रग इंड्यूस करके यानी बहुत सारी औषधियाँ या दवाइयों को देकर करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन यह हम बताते चले आपको कि ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक रोग है, और हम आपको ये बताते चले कि यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक रोग है और इसका इलाज 100% मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब मनोवैज्ञानिक इस रोग के इलाज के लिए जिस साइकोथेरापी या चिकित्सा पद्धति को उपयोग में लाते हैं उसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी की संज्ञा देते हैं, या इसे हम शॉर्ट में CBT कहते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी के अंतर्गत पेशेंट को कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और इस प्रक्रियाओं में उन्हें वो सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है जो साइकोथेरापिस्ट उन्हें करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं या निर्देश देते हैं। अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जितने भी लक्षण या सिम्टम्स या अलामत हमने आपको बताए हैं पैनिक अटैक के, अगर उनमें से कम 4 सिम्टम्स आप अपने अंदर यदि पा रहे हैं या किसी व्यक्ति में पा रहे हैं तो आप ये समझ लें कि वो पैनिक अटैक का शिकार हो चुका है, और उसे सबसे पहले आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, किसी भी साइकोलॉजिकल काउंसलर से आप पहले कांटेक्ट करें और उनसे सलाह मशवरा करें। यदि वो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि इन्हें दवा की आवश्यकता है और साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना है या फिजिशियन से दिखाना है, तभी आप डॉक्टर या मेडिकल साइंस की ओर बढ़ें। अब अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अभी के जो हालात हैं वो हमारे आइसोलेशन के हालात हैं, लॉकडाउन की परिस्थिति है। हम काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के जीवन बिता रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि हमारे अंदर या हमारे व्यक्तित्व में कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आ रहा है। मनोवैज्ञानिक रूप से हम कहीं न कहीं पर परेशान दिख रहे हैं। यदि अगरचे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत स्ट्रेस है, हम बहुत अधिक एंक्सस हो चुके हैं, तो हो सकता है कि कभी न कभी या किसी न किसी स्टेज पे हम पैनिक अटैक के भी शिकार हो जाए। हमें इस चीज़ को लेकर के घबराना नहीं है। घबराहट की ये बीमारी ज़रूर है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, और इस हर एक चीज़ को हमें, हर सिचुएशन को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना है, और ये सोचते हुए कि जो कुछ भी अभी हो रहा है इसका इलाज संभव है, ये इसका निदान है, और ये संभवतः हर चीज़ों पे हम हावी हो जाएंगे। हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए। जब हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तो यकीन तौर पर हमारा विल पावर मजबूत होता है, और जब हमारा विल पावर मजबूत होता है तो हमारे बॉडी के अंदर में इम्यून सिस्टम वो मजबूत होता है, वो स्ट्रांग होता है, जो हमें हर प्रकार के रोग से, चाहे वो शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग, उसको शक्ति प्रदान करता है। अतः हम अब आपसे केवल इतना कहना चाहेंगे कि इस आइसोलेशन के दौर में, इस लॉकडाउन के पीरियड में
आप बिल्कुल इत्मीनान से रहें, आप प्रसन्नचित्त रहें, आप अपने आप को इन्वॉल्व रखें और ये सोच कर चलें कि ये एक आपदा है जो आई है और आकर चली जाएगी। आप स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? हमें आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। आप शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।